नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऑर्डर पास कर दिया है कि गाजा पर फुल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। और वो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इजराइल का एक सिटीजन जो कि गाजा के अंदर अपनी ही खुद की कब्र खोदते हुए दिखाई पड़ा है। और इस बात की सुर्खियां इजराइल के अंदर जब फैलने लगी तो बेंजामिन नेतन्याहू ने डिसाइड किया कि अब हम लोग को गाजा को पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा ताकि वहां पर कोई भी इजरायली नागरिक अब ना मारा जाए। लेकिन आखिरकार इसकी शुरुआत हुई कहां से? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ये काम खुद से कर रहे हैं या फिर उनसे ये काम करवाया जा रहा है? क्या इसके पीछे अमेरिका है जो कि आज पीछे रहते हुए अपनी वेपन्स की सप्लाई कर रहा है इजराइल के अंदर? हो सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो वेपन्स हैं उनकी खरीदारी इजराइल ने कम कर दी हो, तो फिर अमेरिका को यह लगने लगा कि आगे जाकर क्या स्टेप्स हो सकते हैं ताकि हमारे हथियार और बिके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसा कि वो यूक्रेन के अंदर कर रहा है। और वो अब जो है यही पैंतरा अब इजराइल के साथ में करने के लिए जा रहा है। इसका लाइव एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि जब इजराइल और ईरान के बीच में झड़प हो रही थी तो फिर अमेरिका ने सीधे तौर पर B-2 बॉम्बर भेज दिए ईरान के अंदर और ये कहा कि हम लोग ईरान के सुप्रीम लीडर जो अयातुल्ला खमेनी है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। यही तो था। तो जब इजराइल नहीं कर पा रहा था तो वो काम यूएसए करने को तैयार था। अगर आज इजराइल गाजा पर उसको ऑक्यूपाइड नहीं करता है तो फिर क्या यूएसए करेगा? क्या वाकई में ये चीज पॉसिबल है? चलिए हम लोग उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें एक व्यक्ति जो है वो कब्र खोदते हुए दिखाई दे रहा है और वो इतना कंट्रोवर्शियल कैसे बन गया। ठीक है, तो रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि फुल ऑक्यूपाइड कर लेना है गाजा को अब आगे आने वाले समय के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? देखिए, ये आप लोगों को एक म्यूजिक फेस्टिवल दिखाई पड़ रहा है। ये डेट है 7 अक्टूबर 2024 की। ठीक है, लगभग एक साल जो है वो बीत चुका है। 7 अक्टूबर 2024 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित करवाया गया था। अब ये था इजराइल के अंदर, बड़ा ही अच्छे से ये हो रहा था। अचानक क्या होता है, हमास के लड़ाके वहां पर अटैक करना शुरू करते हैं और हमास के लड़ाके पैराशूट के माध्यम से वहां पे आते हैं क्योंकि गाजा और इजराइल के बीच में जो फेंसिंग की हुई है वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। अगर वहां पर कोई टच करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। लेकिन उन्होंने पैराशूट्स का इस्तेमाल किया और पैराशूट्स का इस्तेमाल करके यहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद का दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर भगदड़ मची और यहां तक कि 251 लोगों को किडनैप कर लिया गया, हमास के द्वारा उठाकर ले जाया गया। अब उनमें से ये रिपोर्ट है कि 251 में से 49 जो लोग हैं वो अभी भी गाजा के पास मतलब हमास के पास में हैं। और ये भी आ रहा है कि उनमें से 49 में से 27 लोग भी मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर जब अटैक हुआ उसके बाद की कुछ इस प्रकार से दृश्य है। देखिए किस तरीके से अपनों को खोने की गम में लोग वहां पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से लोगों ने अपने ही परिवार के, किसी ने भाई खोया, किसी ने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया। इसीलिए वहां पर इजराइल के अंदर वो लोग बड़ा ही जो है वो नाखुश हैं इस चीज को लेकर। आप लोग देख सकते हैं कि ये है गाजा स्ट्रिप इस तरफ, और गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फेंसिंग की हुई है। इसके पास में ही यहां पर कुछ किलोमीटर दूर एक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित हो रहा था 7 अक्टूबर के दिन, और 7 अक्टूबर को यहीं पर जो है हमास के द्वारा अटैक किया जाता है। लेकिन बात यह है, इसके रिटालिएट के अंदर इजराइल ने क्या किया? तो इजराइल ने वहां पर यह किया, इजराइल ने इतना जबरदस्त अटैक किया कि वहां पर जो बच्चे हैं वो भूख से मर रहे हैं। ये बात यूनाइटेड नेशंस के पास में पहुंची, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के पास में पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी गाजा के अंदर, मैंने जो है वो आपको एक वीडियो भी कई बार दिखाया है जहां पर पैलेस्टाइन के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कई बार जाके जो है वो रोना भी रो दिया है वहां पर जाकर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां के लोग जो है वो सड़कों पर हैं और खाना कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से बिल्डिंगें जो है वो तहस नहस हो चुकी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खत्म हो चुका है। तो हालात आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल ने इतना जबरदस्त अटैक किया कि वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब बात यह है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है? सबसे पहली बात है, इसके पीछे है यूएसए। यूएसए आज ये चाहता है कि वो पूरे विश्व का सुप्रीम लीडर बन जाए। अच्छा, यूएसए भारत से किस बात को लेकर नाराज है? कई बार आपने क्या सोचा है इस बात को लेकर? आपको पता है शेख हसीना भारत के अंदर है और आज उस शेख हसीना को भारत में आए हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। बीत गया 1 साल। तो 1 साल बीतने पर आप देखिए कि शेख हसीना के आने से ही
अमेरिका नाराज हुआ। अमेरिका को यह लगने लगा कि यार जिस समय दलाई लामा को शरण दी गई थी उस समय भारत ने उनको धर्मशाला के अंदर शरण दी, चाइना नाराज हुआ और 1962 का वॉर हुआ। अब जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भारत में शरण दी गई, और वो शरण क्यों दी गई थी, इसके पीछे का जो है बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी। अमेरिका ने बांग्लादेश से एक आइलैंड डिमांड की थी और अमेरिका ने कहा था कि हम लोग वहां पर अपना नेवल बेस एस्टेब्लिश करेंगे, वहां पर अपनी एयरफोर्स को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वहां पर हमारी प्रेजेंस रहे बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब बे ऑफ बंगाल जो कि इंडियन टेरिटरी में भी आता है, अब शेख हसीना ने इनकार कर दिया कि यार ये तो हमारा एक इंटरनेशनल थ्रेट हो जाएगा कि हमारी ही टेरिटरी में आकर कोई दूसरा जो देश है वो यहां पर अपना नेवल बेस क्रिएट कर रहा है। तो शेख हसीना ने इनकार कर दिया। अब यूएसए ने क्या किया, सोची समझी रणनीति के तहत बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाया और यूनुस खान जो कि आज अमेरिका का पपेट है, अमेरिका के द्वारा नोबेल प्राइज वो जीत चुका है, और उसको बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना दिया। अब इस बात से बड़ा नाखुश था अमेरिका कि आखिरकार शेख हसीना को भारत में शरण क्यों दी गई। इसीलिए आज वो पाकिस्तान के साथ में अपने जो है सुर मिला रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुमको पूरा वेपन्स देंगे और भारत के खिलाफ तुमको खड़ा करेंगे, और भारत को खिलाफ खड़ा करने के अंदर हम तुम्हारी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान ने पूछा भाई अमेरिका हमारी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएगा, तो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे ऑयल रिजर्व्स को और एनरिच कर देंगे, तुम्हारे मिनरल्स जो है उनको और ज्यादा हम लोग माइनिंग करेंगे। लेकिन इसी के वापस अगेंस्ट के अंदर जो मीर खान है और बलूचिस्तान के लीडर, उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, अमेरिका के साथ में पाकिस्तान की डील नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जो मिनरल्स हैं वो तो बलूचिस्तान के अंदर है, तो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे वहां पर। ठीक है, चलिए बात तो ये थी। अब यूएसए जो है वो क्या कर रहा है, इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है कि इजराइल का इस्तेमाल करते हुए वो आज किस पर अटैक कर रहा है, गाजा के ऊपर, क्योंकि वहां पर अपनी हथियारों की खपत करना चाहता है। अब ये गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी ये है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर का एरिया है यहां पर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 41 किलोमीटर है, 41 किलोमीटर यहां पर मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी की जो सीमा है वो यहां पर टच करती है। एक्चुअल में इजराइल को जब भी कोई हेल्प मिलती है यूएसए से, तो यूएसए के जो जहाज है, शिप है, वो इधर से ही आते हैं। फिर ये जो आप लोग देख रहे हैं 13 किलोमीटर जो कि इजिप्ट से लगता हुआ है, यहां पर एकमात्र रास्ता है, क्योंकि गाजा के जो लोग हैं वो ना तो इधर जा सकते हैं, ना वो इधर जा सकते हैं, और ना वो इधर जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस जगह पर रहना पसंद किया, क्योंकि इजिप्ट जो है उसकी तरफ उनको एंट्री मिल सकती है। लेकिन फिर इजराइल ने इजिप्ट को यह कह दिया कि अगर तुमने उनको एंट्री दी तो तुम्हारी भी हालत खराब कर देंगे। इजराइल ने बोला कि यार 1967 के अंदर जो 6 डे वॉर हुआ था, उस 6 डे वॉर के अंदर इजिप्ट भी उन देशों के अंदर था जो कि इजराइल से हारे हुए थे। भाई अरब कंट्रीज को हराया था। अब बेसिकली बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चाल चली, और वो चाल ये थी कि जब गाजा के लोग भूखों मर रहे थे तो इजराइल ने क्या किया कि यहां पर खाना बंटवाना शुरू कर दिया। कहां पर? साउथ के अंदर, जो गाजा स्ट्रिप का साउथ है, यहां पर इन्होंने खाना बंटवाना शुरू कर दिया। अब जो गाजा के अंदर इधर उधर लोग भागे हुए थे जिनको खाना नहीं था, वो सारे लोग इधर आकर इकट्ठा हो गए। अब जब गाजा के लोग यहां पर आकर इकट्ठा हो गए तो यहां पर कौन बचा? केवल और केवल हमास, क्योंकि हमास तो आएगा नहीं इधर, क्योंकि हमास इधर आएगा तो इजराइल अटैक कर देगा। अब इजराइल ने यह देखा कि हमास केवल यहां पर बचा हुआ है, सिटीजन्स यहां पर आ चुके हैं, इसलिए इन्होंने खाना यहां पर बंटवाया। अब इजराइल का यह प्लान है कि वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा और हमास को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। ये इनका एक प्लान है। अब क्या वाकई में प्लान एग्जीक्यूट होगा? लेकिन आखिरकार इसके पीछे एक कारण क्या रहा है, रीजन क्या रहा है? रिसेंटली डेविड, जो कि इजराइल के 24 साल के एक नागरिक हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और उसमें बताया था डेविड ने कि वो अपनी ही कब्र जो है वो खोद रहे हैं। ठीक है, तो डिगिंग व्हाट ही कॉल्स इट ऑन ग्रेव, खुद की कब्र खोदते हुए उस वीडियो के अंदर दर्शाया गया। और इस बात का जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो इजराइल को लगी और इजराइल ने फिर इसके ऊपर रिटेलिएट करना शुरू किया। ठीक है, तो आई हैव नॉट ईटन फॉर डेज, मतलब बहुत लंबे समय से इन्होंने खाया नहीं है। ठीक है, कोई भी पानी इन्होंने नहीं पिया है, और ये कह रहे हैं कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज डिगिंग माई ऑन ग्रेव, मैं करूं तो क्या करूं, मैं खुद की कब्र खोद रहा हूं। और जैसे ये शब्द इजराइल के पास में पहुंचते हैं तो इजराइल ने कहा कि अब गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करना पड़ेगा, और इसी बात को लेकर इजराइल के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी कह दिया कि हम लोग गाजा को पूरी तरीके से क्या करेंगे? ऑक्यूपाइड करेंगे। अब इसके लिए इनका एक प्लान है। आप लोग पूछेंगे कि यार गाजा पर ये फुली ऑक्यूपाइड करेंगे कैसे?
तो इनका एक ऑपरेशन जो है वो हाल ही के अंदर चलाया गया, मई के अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ था। ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स, नाम देखिए बड़ा अटपटा है। तो गिडियंस चैरियट जो है इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया मई 2025 के अंदर। इसी के तहत इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, गाजा को इसी ऑपरेशन के तहत पूरी तरीके से कब्जा इसके ऊपर कर लेंगे। अब इजराइल का पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए एक प्लान जो है कैबिनेट से मंजूरी मिली और वो मई 2025 के अंदर मिली। लेकिन बात यह है कि इनका प्लान क्या था। इनका प्लान यह था कि हम लोग मैक्सिमम, जैसे एक प्लान का एक पार्ट मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने साउथ गाजा के अंदर खाना बंटवाया, जिससे जो गाजा के सिटीजन्स थे वो साउथ के अंदर आकर इकट्ठा हो गए और इन्होंने हमास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इनका यह भी प्लान था कि हम लोग और भी मिलिट्री के अंदर लोग भर्ती करेंगे, चाहे महिलाएं क्यों ना हो। पहले तो ये केवल मेल कैंडिडेट को भर्ती किया करते थे मैक्सिमम, अब इन्होंने लगभग 1 लाख तक जो है वो महिलाओं को भी भर्ती करना शुरू कर दिया कि भाई अब तुमको भी जो है जाकर युद्ध करना है, और वो इसी ऑपरेशन के तहत। ठीक है, अब बात यह है कि इजराइल जब ऐसी योजना को लागू करता है कि वो गाजा को पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, तो बहुत सारे देश विरोध भी करेंगे। जैसे फ्रांस है, जैसे आप कनाडा देख लीजिए, ये विरोध कर रहे हैं कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे हम, क्योंकि गाजा को पूरी तरीके से तबाह पहले ही कर दिया है और वहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इसी बात को लेकर कनाडा ने कहा कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, उनके साथ में कोई भी व्यापार हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की परवाह इजराइल ने नहीं की और फिर भी वो अटैक करने को तैयार है। अब बात यह है, एक सोचने वाली विषय यह है, सब्जेक्ट यह है कि अगर इजराइल युद्ध हार गया तो क्या होगा। तो हम लोग दोनों पक्षों को देखते हैं। इजराइल अगर युद्ध जीतता है तो कहीं ना कहीं जो हिंसा है वो खत्म होगी और इजराइल का एक वापस से वर्चस्व जो है उस एरिया के अंदर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अगर इजराइल युद्ध हार जाता है तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि हमास जैसे जो रीजनल ग्रुप्स हैं वो और सिर चढ़कर आएंगे। साथ ही में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी, जो कि मतलब बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर ऐसे कई सारे, जैसे हमास देख लीजिए आप लोग, होती विद्रोही आप लोग देख लीजिए, है ना, हिजबुल्लाह देख लीजिए, वो इन एरियाज के अंदर ज्यादा एक्टिव है, तो उनको और बढ़ावा जो है वो मिलेगा। तो इजराइल का इसके अंदर हारना बहुत बड़ा जो नुकसान है वो मुस्लिम कंट्रीज को हो सकता है, वहां पर भी फिर लड़ाई दंगे जो है वो फैल सकते हैं। इसीलिए आज इस युद्ध के अंदर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, तो अगर किसी की हार होती है तो फिर किसी ना किसी का फायदा और किसी ना किसी का नुकसान जरूर होगा। खासतौर पर अमेरिका जो है वो दोनों तरफ से अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क की कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। द पावर ऑफ फोकस बड़ा जबरदस्त कोर्स है और डेली 9 बजे लाइव सेशन चल रहा है। मेरा यह मानना है कि जो 30 दिन के सेशन को कंप्लीट करेगा वाकई में उसको एक अमेजिंग सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज मतलब वो अपनी लाइफ को जान पाएगा कि वाकई में मैं क्या कर सकता हूं। तो फोकस कूपन कोड यूज कीजिएगा और आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होगा। साथ ही में आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको लाइफ को चेंज करना है तो आपको जो बुरी आदतें हैं, बुरी आदत मतलब देखिए क्या होता है, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर ये कोई एडिक्शन थोड़ा ना है, ये कोई बुरी बात थोड़ा ना है। लेकिन बात यह है कि जब आप अपने टारगेट को भूल जाएं, अपने लक्ष्य को भूल जाएं और दिन ब दिन जो है उसको देखना शुरू कर दें पोर्नोग्राफिक कंटेंट को, तो वो बेसिकली एक बुरी आदत ही तो है। तो आप अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा और जो है अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जो है अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। तो आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। और मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को कि टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।